क्या आप जानते हैं जीवन की कल्पना कोशिका के बिना नहीं की जा सकती और जीवन की शुरुआत कोशिका से होती है दोस्तों। और यही नहीं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों में जो विभिन्नताएं दिखती हैं कोशिका का ही चमत्कार है दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय विमलेश सर पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की, जिसको कि हम समझेंगे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या होते हैं परीक्षा की दृष्टि से और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर हमारे साथ आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। तो चलते हैं हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एक अंदाज तरीके से। तो दोस्तों हमारे साथ अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 9th क्लास की साइंस का चैप्टर, जो है बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों। क्या है? जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या होता है दोस्तों कि हम किसी भी जीव को बनने के लिए दोस्तों उसे सबसे छोटी इकाई कोशिका की जरूरत होती है। जैसे कि किसी भी मकान के निर्माण के लिए एक ईंट की जरूरत होती है, उसी तरीके से दोस्तों एक जीव को बनने के लिए सबसे छोटी इकाई कोशिका की जरूरत होती है। बिना कोशिका के जीवन की कल्पना करना असंभव है। तो हम लोग क्या जानेंगे इस टॉपिक में और उसको बेहतर तरीके से हम लोग जानते रहेंगे अगर आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि जो कोशिका है उसके बारे में समझेंगे और कोशिका का जो है खोज किसने किया था वो भी समझेंगे। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो क्या होता है कि सबसे पहले कोशिका क्या होती है दोस्तों? तो कोशिका वह संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जिससे सभी जीवधारी बने होते हैं। यानी जो भी इस पृथ्वी पर जीव हैं उन सभी जीवों में कोशिका पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है? कोशिका होती है जिससे कि वो अपने आप को बनाते हैं या बन जाते हैं। ठीक है, तो संरचनात्मक है ना, जो स्ट्रक्चर को बनाए, और कार्यात्मक यानी फंक्शनल हो, स्ट्रक्चरल हो। ठीक है, जिससे सभी जीवधारी बने रहते हैं। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? यह जीवन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी यह जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। इससे छोटी कोई यूनिट नहीं होती। जैसे हमने आपको बताया कि एक मकान को बनने के लिए ईंट की जरूरत होती है, उसी तरीके से एक शरीर को यानी एक जीव को बनने के लिए सबसे छोटी इकाई कोशिका की जरूरत होती है, जो स्वयं में सभी आवश्यक जीवन क्रियाएं करने में सक्षम होती है। यानी जितने भी एक्टिविटीज होती हैं वो कोशिका से शुरू होती है ना। चाहे वो श्वसन की क्रिया हो, है ना, यानी कोई भी क्रिया हो वो सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? यहीं से शुरू की जाती है। क्लियर? सक्षम होती है करने में। क्लियर है दोस्तों? अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो सबसे पहले इंग्लैंड के वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, जो कि 1665 में आए थे। 1665 में उन्होंने ये बताया कि एक उन्होंने पेड़ की छाल यानी जिसको कार्क बताया गया, और उन्होंने देखा, उन्होंने उसे एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ की संरचना यानी मधुमक्खी के छत्ते। जब मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, जो है ना, जो मधुमक्खी के छत्ते रहते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने, जो इस टाइप के छत्ते लगे रहते हैं उसमें जो छोटे छोटे खाने रहते हैं। क्लियर है? ये छोटे छोटे जो खाने रहते हैं ये, है ना, इस तरीके के जो खाने रहते हैं, इन छोटे छोटे खानों को ही दोस्तों क्या कहा गया? इन छोटे छोटे खानों को ही हम जो है उन्होंने कोशिका कहा। क्या कहा? कोशिका कहा। जैसे आप लोग मक्का खाते हो ना, तो मक्के का जो वो दाना निकलने के बाद जो उसमें जगह बचती है ना, सेम उसी कंडीशन में उन्होंने देखा था, जिसको उन्होंने कोशिका नाम दिया। कोशिका जो है इसे सबसे पहले उन्होंने सेलुला नाम दिया, और क्या कहा बाद में इसे कोशिका कहा गया दोस्तों। क्लियर है? कोशिका लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कि छोटा सा कमरा। छोटा सा कमरा होता है ना, जो कि लैटिन शब्द है। इन्होंने अपनी जो खोज की थी उस खोज को एक बुक में संग्रहित किया, जिसको
कहते हैं हम लोग माइक्रोग्राफिया। क्या कहा जाता है? माइक्रोग्राफिया कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद क्या है, रॉबर्ट ब्राउन ने डेड सेल की खोज की थी। किसकी? डेड सेल की खोज की थी, यानी मृत कोशिका की खोज की थी दोस्तों। जबकि 1674 में, है ना, लुवेन हॉक ने जीवित यानी लिविंग सेल की खोज की थी। किसकी? लिविंग सेल की खोज की थी दोस्तों। यहां तक क्लियर है। और 1831 में दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में, जो कोशिका यानी जो सेल थी ना, जो आपकी सेल थी, उसमें उसमें जो न्यूक्लियस था, यानी न्यूक्लियस था, उसके बारे में उन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया दोस्तों। यहां तक सभी को क्लियर है। फिर क्या है, 1839 में एक वैज्ञानिक है पुरकिंजे, उन्होंने बताया कि कोशिका में एक जैविक तरल पदार्थ होता है दोस्तों, जिसे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य कहा। क्या कहा? जीव द्रव्य कहा। और इसके अलावा और वैज्ञानिकों ने कुछ अपने अपने पॉइंट्स दिए, जैसे स्लाइडन और स्वान वैज्ञानिक आए, उन्होंने ये बताया कि उनकी बातों में उन्होंने एक बात जोड़ी कि जो कोशिका होती है वो पुरानी कोशिका से ही बन जाती है, मतलब जो नई सेल होती हैं वो पुरानी सेल से ही बन जाती हैं दोस्तों। तो उन्होंने ये बात साथ में उनके ऐड की कि भैया हमारी बात भी ये ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं इसके अगले पॉइंट की, और अगले पॉइंट को भी बेहतर तरीके से समझेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें आप लोग, और हम अब नेक्स्ट इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब अगला पॉइंट दोस्तों क्या कहता है कि 1855 में आर विर्चो ने यह बताया दोस्तों कि सभी जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, है ना, जो सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। हमने यही बात अभी आपको बताया था। 1855 में आर विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने यह बात सिद्ध कर दी और बताया। हमने आप सभी को बताया था कि सबसे पहले जो कोशिका होती है, कोशिका के बाद टिश्यू यानी ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक का निर्माण होने के बाद अंगों का निर्माण होता है दोस्तों, यानी अंग निर्माण होता है। उसके बाद यानी ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, और ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म यानी जीव का निर्माण होता है दोस्तों। तो हमने इंग्लिश में ना लिख के आप सभी को सिर्फ हिंदी में बताया है, क्योंकि इंग्लिश में आप लोगों को दिक्कत थोड़ा होती है ना, इसलिए हमने आपको हिंदी में बताया है। हमने आप सभी को बताया था कि जिस तरीके से मकान बनने के लिए ईंट की जरूरत होती है, ढेर सारी ईंटें मिलकर के एक दीवार का निर्माण करती हैं, उसी तरीके से ढेर सारी जो है कोशिकाएं मिलकर के एक टिश्यू यानी ऊतक का निर्माण करती हैं। उसी तरीके से कि एक दीवार बनती है, और एक दीवार यानी कई दीवारें मिलकर के कमरे का निर्माण करती हैं दोस्तों। तो उसी तरीके से एक अंग का निर्माण होता है, और कई दीवारें मिलकर के घर का निर्माण करती हैं, और यानी अंग अंग तंत्र बनता है और एक जीव बन जाता है। क्लियर है दोस्तों? सेम वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है दोस्तों। फिर क्या होता है, सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल यानी कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि कोशिका सिद्धांत एक मूल जैविक सिद्धांत है, बायोलॉजिकल थ्योरी है दोस्तों, जो यह हमें बताती है कि सभी जीवों की संरचना और कार्य की जो मूल यूनिट है वो क्या है? वो सेल ही है। क्या है? वो सेल ही है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु बताए गए हैं वो क्या है दोस्तों, कि सभी जीवधारी एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। क्लियर है दोस्तों? सभी जीवधारी एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, और मुझे लगता है मेरे हिसाब से 7 ट्रिलियन, है ना, इतनी जीवन एक किसी भी जीव को बनने के लिए 37 ट्रिलियन जो है कोशिकाओं की जरूरत होती है दोस्तों। मुझे लगता है कि 37 ट्रिलियन कोशिकाएं किसी भी जीव के शरीर में पाई जाती हैं। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, 37 ट्रिलियन, ट्रिलियन मतलब बहुत सारी संख्याएं होती हैं। एक कोशिका जीवन की सबसे मौलिक इकाई है, चाहे वो स्ट्रक्चर हो या फंक्शनल हो दोस्तों, ये ठीक है। नई कोशिकाएं केवल पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं, यानी जो नई सेल्स का निर्माण होता है दोस्तों, वो पुरानी जो सेल होती हैं उससे ही होता है दोस्तों, ना कि कोई दूसरी यहाँ पे आती है। ठीक है, पुरानी से ही नई बन जाती है। क्लियर है? यह सिद्धांत स्लाइडन, स्वान और रुडोल्फ, है ना,
रुडोल्फ तथा विर्चो द्वारा दिया गया था, और इन्होंने ये भी बताया था, हमने आपको जस्ट ऊपर भी बताया। तो आई होप ये चीज आपको बेहतर समझ पाए हैं, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे क्लियरली तरीके से। तो इसके जो शेष पॉइंट है मैं एक एक को करके इसी तरीके से समझाता रहूंगा, बस आप लोग हमारा साथ बनाए रखें आप लोग। तो हम अगले इसके पॉइंट की तरफ दोस्तों मूव करते हैं। तो हम दोस्तों अगले पॉइंट के इसके आ गए हैं, कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या होता है दोस्तों, कोशिका की संरचना को समझने के लिए हमें उसके दो भागों की को समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, हमें उसके दो भागों को समझना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। पहला क्या होता है, कोशिका की बाहरी संरचना, यानी आउटर जो पार्ट होता है ना, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। तो आउटर पार्ट में क्या होता है, साइड में हमने इमेज दे दी है, उसमें आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो पहला यानी हम दो भाग समझेंगे। पहला समझेंगे कोशिका की बाहरी संरचना क्या होती है, और कोशिका की आंतरिक संरचना क्या होती है। तो बाहरी संरचना में पहला पॉइंट आता है कोशिका झिल्ली। क्या होता है दोस्तों, कोशिका झिल्ली, यह जो है दोस्तों जंतुओं में पाई जाती है। किसमें, जंतुओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है। क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ ना। तो क्या होता है कि यह कोशिका है ना, यह कोशिका की बाहरी परत होती, जो जंतु होते हैं ना उनकी जो आउटर लेयर होती है वही होती है कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। क्लियर है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, मतलब कुछ चीजों को अंदर से बाहर जाने देती है। ये क्या करती है, कुछ चीजों को अंदर से बाहर जाने देती है। कोशिका के अंदर और बाहर जाने के पदार्थों का आदान प्रदान और नियंत्रण करती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, हमें किस चीज को बाहर निकालना है और किस चीज को अंदर अपने आने देना है, ये चीजों का जो कंट्रोल होता है ये सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली करती है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। फिर इसके अलावा क्या आता है, अगला इसका पॉइंट आता है जो है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। सेल वॉल दोस्तों क्या होता है, ये सेल वॉल का मतलब जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ के जो बाहरी वाली स्किन होती है ना, वही होता है सेल वॉल। मतलब जो ऊपर की जो खाल टाइप की होती है, छिकला टाइप का दोस्तों, वही होता है सेल वॉल। ठीक है, केवल पौधों, कवक और कुछ जीवाणुओं में ये पाई जाती है। ठीक है, और इसका ये क्या होता है कि यह एक कठोर परत होती है, मतलब थोड़ा हार्ड होती है, मजबूत होती है, जो कोशिका को आकृति और सुरक्षा देती है। मतलब जो अंदर का भाग होता है ना, उसको प्रोटेक्शन देती है। क्लियर है, मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। जो सेल वॉल होती है दोस्तों, ये सेलुलोज से बनी होती है। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। फिर इसका अगला पॉइंट आता है कोशिका का आंतरिक भाग। क्या होता है ना, आंतरिक भाग। ठीक है, इंटरनल क्या होता है भाग भैया दोस्तों, क्या होता है, पहला पॉइंट आता है इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है दोस्तों, यह जेल जैसा होता है, जेल जैसा एक तरल पदार्थ होता है जिसमें कोशिका के सभी अंग मौजूद रहते हैं। जिसमें कोशिका के सभी अंग मौजूद रहते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर सारे उसके जो कोशिका के अंग होते हैं, है ना, वो सारे, चाहे गोल्जी बॉडी हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, है ना, और इस तरीके के जो सारे उसके अंग होंगे, कोशिकांग होंगे, उसमें मौजूद रहेंगे। यह कोशिका के रासायनिक क्रियाओं का केंद्र है। क्या है, मतलब केमिकल जो एक्टिविटीज होती हैं उनका कंट्रोल यहीं से होता है दोस्तों। क्लियर है, साइटोप्लाज्म से ही होता है, या कोशिका का केंद्र भी होता है। ठीक है, तो अब हम इसके साइटोप्लाज्म से अब अगले पॉइंट की तरफ मूव कर लेते हैं दोस्तों। इसका अगला पॉइंट, कोशिका का आंतरिक भाग का अगला पॉइंट हम समझते हैं अगले जो है आगे अगले पॉइंट में। ठीक है, तो दोस्तों हम अब कोशिका के आंतरिक भाग के अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं।
न्यूक्लियस दोस्तों, यानी केंद्रक। ये क्या होता है, कोशिका का नियंत्रण जो सेंटर होता है ये होता है भैया न्यूक्लियस। क्या होता है इसके अंदर दोस्तों, क्या होता है न्यूक्लियस में डीएनए और डीएनए रहता है, ठीक है, जबकि कोशिका द्रव में आरएनए रहता है। क्लियर है। जो आनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करता है, क्या करता है, आनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट इसका आता है कोशिकांग, यानी सेल ऑर्गेनेल्स, है ना, ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है दोस्तों, यानी इससे हम ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर होता है। और इसके अलावा यहाँ पर कोशिका श्वसन होता है, यानी यहाँ पे जो कोशिकाओं का श्वसन होता है ये यहीं पर होता है दोस्तों। इसके अलावा इसका अगला पॉइंट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, रेटिकुलम। ये क्या होता है, ईआर। ये दो प्रकार का होता है दोस्तों। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। और दूसरा आपका होता है भैया स्मूथ ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वसा और हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। जितने भी कोशिकाओं में हार्मोन्स का निर्माण होता है, वो फैट्स का निर्माण होता है, वो इसी वाले पार्ट में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही होता है दोस्तों। क्लियर है। इसके अलावा इसका मूल कार्य क्या होता है, इसका मूल कार्य होता है पदार्थों को कोशिका में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना। क्लियर है यहाँ तक सभी को। फिर अगला पॉइंट इसका आता है राइबोसोम। ये क्या होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार रहता है, इसका ये वर्क रहता है। इसके अलावा अगला पॉइंट है गोल्जी बॉडी। ये क्या है, प्रोटीन और अन्य पदार्थों को संशोधित करके और उनका पैकेजिंग वाला, जो पैकिंग वाला कार्य रहता है, वो इसी यानी गोल्जी बॉडी के द्वारा ही होता है दोस्तों। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसका कुछ इसके और पॉइंट हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों है इसका लाइजोसोम, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, लाइजोसोम, इसे कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैसे गांव में सफाई कर्मी होते हैं, उसी तरीके से कोशिकाओं की जो गंदगी है, जो वेस्ट चीजें हैं, उसको निकालने के लिए दोस्तों एक सफाई कर्मी लगाया होता है या होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है लाइजोसोम होता है दोस्तों। क्लियर है। इसमें क्या होता है, यह एक झिल्ली से घिरा रहता है, यानी यह एक कवर्ड रहता है मेम्ब्रेन से। इसके अंदर पाचक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत सारे रहते हैं इसके अंदर। ये एंजाइम्स प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और पुराने कोशिकाओं को तोड़ने में सक्षम होते हैं। मतलब अगर ज्यादा प्रोटीन हो जाए तो भी उसको ठीक करते हैं, है ना। वसा यानी ज्यादा फैट बढ़ जाए उसके लिए भी इनका बहुत ज्यादा रोल रहता है। और जो पुराने कोशिकांग होते हैं उनको भी तोड़ने के लिए इनका काम रहता है। क्लियर है यहाँ तक। अगला पॉइंट आता है इसका, जो है प्लास्टिड्स, यानी लवक क्या होते हैं, ये दोस्तों केवल पौधों में पाए जाते हैं। जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। ये जो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक होता है दोस्तों। ये प्रकाश संश्लेषण, जो पेड़ पौधे होते हैं जिनसे हरे भरे रहते हैं, है ना, इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें इसका काम रहता है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक सभी को। फिर इसका अगला जो दूसरा होता है पॉइंट, वो होता है क्रोमोप्लास्ट। ये क्या होता है, ये पेड़ पौधों में जो कलर्ड रंग रहते हैं ना, चाहे वो फूल का रंग हो, है ना, इस तरीके के जो रंग रहते हैं उसका काम होता है है ना, क्रोमोप्लास्ट का दोस्तों। इसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये होता है भोजन का भंडारण करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं इनका जो स्टोरेज है ना, स्टोर जो रहता है, फूड स्टोर, वो इसका जो है वो रहता है किसके द्वारा, है ना, ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा दोस्तों रहता है, ठीक है। इसके अलावा फिर अगला इसका पॉइंट आता है सेंट्रियोल। ये क्या होता है, केवल ये पशुओं में होता है, पशु कोशिकाओं में, यानी जो जो जानवर होते हैं दोस्तों इनमें ही ये रहता है। क्लियर है, इनमें ही पाया जाता है। इसका एक पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों,
कोशिका विभाजन में सहायक होता है, मतलब ये सेंट्रियोल कोशिका यानी सेल डिवीजन में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसके अलावा अगला कोशिकांग का आंतरिक है ना, कोशिका का आंतरिक भाग आता है आपका वैक्यूल। ये क्या होता है? वैक्यूल एक पाइप टाइप का होता है, एक नली टाइप का रहता है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है कि कोशिका में पानी और अन्य जो घुले हुए पदार्थ रहते हैं, है ना, चाहे वो जमीन से क्या होते हैं, लिए जाते हैं या पौधे के द्वारा, को संग्रह करता है। क्या करता है? संग्रह कर लेता है, फिर उसके अलग अलग भागों में भेज दिया जाता है। पौधों में, पशुओं में थोड़ा सा क्या होता है, छोटा रहता है ना, थोड़ा सा स्मॉलेस्ट टाइप का रहता है। तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके अगले पॉइंट की, कोशिका कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों। तो हम समझेंगे कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। क्लियर है दोस्तों? हम आ गए हैं वीडियो के लास्ट पॉइंट की तरफ, और बाकी का जो शेष पॉइंट है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो हमने बताया आपको कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहले केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? बिना सुव्यवस्थित केंद्रक वाली, मतलब ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी केंद्रक उपस्थित नहीं होता है दोस्तों। फिर क्या होता है कि इन कोशिकाओं में न्यूक्लियस झिल्ली नहीं होती है, मतलब जो केंद्रक होता है उसके जो आउटर होता है ना, वहां पे केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, यानी केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी। इसके अलावा क्या होता है कि डीएनए एक गोल या कुंडलित रचना के रूप में साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है, जिससे न्यूक्लियाइड कहते हैं। मतलब जो न्यूक्लियर होता है ना, मतलब डीएनए होता है, वो चारों ओर बिखरा टाइप में, कुंडलित टाइप में रहता है, इस टाइप में। ठीक है दोस्तों, तो वो बिखरा रहता है, लेकिन पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। ठीक है, जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि इनमें झिल्लीबद्ध अंगक भी नहीं होते, मतलब जो कोई भी ऑर्गन हो तो वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, विदाउट मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, उसके अलावा इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? जैसे आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, यानी जीवाणु है। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया यानी नीली हरी शैवाल जो होती है दोस्तों, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं, आदि। ठीक है, आदि इसके ये पॉइंट हो जाएंगे प्रोकैरियोटिक के। तो आई होप ये चीज बेहतर आप लोग समझ पाए होंगे। उसके अलावा अगला पॉइंट आता है इसका यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक होता है केंद्र विकसित वाली, यानी इसमें केंद्र एकदम डेवलप होता है। हर चीजें जो पहले इसमें नहीं होती हैं, ये इसमें पूरी तरीके से प्रेजेंट मौजूद होती हैं। इनमें स्पष्ट रूप से परिभाषित केंद्रक होता है। इसके अलावा इनमें झिल्ली से घिरे अंग भी रहते हैं, यानी मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गन रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है ना। और फिर का है ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि। उदाहरण में जैसे पादप कोशिका है, पशु कोशिका है ना, फंजाई, फफूंद आदि में दोस्तों ये होता है। तो आई होप ये चीजें आप लोगों को बेहतर समझ में आई होंगी। इसका यानी सेल का जो भी पार्ट आप लोगों का बचा है, और हाँ, मैं इसका एक पॉइंट मिस कर रहा हूं, तो आप लोगों को बता दूं कि जो कोशिका का अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी में होता है। ठीक है, कोशिका अध्ययन जो होता है, कोशिका अध्ययन जो होता है दोस्तों, ठीक है, अध्ययन होता है आपका साइटो, ठीक है, लॉजी में होता है दोस्तों। ठीक है, साइटोलॉजी में इसका अध्ययन कोशिका का किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से, और ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आप लोगों का हमारे साथ यूं ही प्यार और स्नेह बना रहा, तो मैं आप लोगों के लिए बेहद और जोरदार मेहनत करता रहूँगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि आपने जो सीखा है वो आपके मित्र, आपके दोस्त भी सीख सकें। तो आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।